नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर रफ्तार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। भूपेश सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने यात्री बस संचालकों को बड़ी राहत दी है। जून माह के मासिक कर में भी मिली छूट, तो इससे पहले अप्रैल मई माह के मासिक कर में मिली थी छूट से बस संचालकों को 5 करोड़ रुपए का लाभ होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर एक बड़ी राहत की खबर है। भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने यात्री बस संचालकों को 2 बड़ी राहत दी है। जून माह के मासिक कर में भी छूट मिली है और इससे पहले अप्रैल मई माह के मासिक कर में छूट मिली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, ये बहुत अच्छी बात है जहां भूपेश बघेल सरकार एक से बढ़कर एक ऐलान कर रही है। एक और बड़ा फैसला है, विस्तार से बताइए। देखिए, बस संचालकों की मांग थी कि उनके 6 महीने का जो कर होता है बस चलाने के लिए लिया जाता है उसे माफ किया जाए। हालांकि सरकार 2 महीने का टैक्स पहले ही माफ कर चुकी थी, उसके बाद 4 महीने की और मांग बस संचालकों द्वारा की जा रही थी, लेकिन सरकार ने जून के महीने का, जो कि वर्तमान महीना गुजर गया, इस महीने का टैक्स माफ कर दिया है। अब बसें अगर बस संचालक चलाते हैं तो उनको आगे उन बसों का जो है टैक्स पटाना पड़ेगा, जिससे थोड़ी सी राहत तो उनको मिली है कि जिन पीरियड में 3.5 महीने लगभग जो है बसें नहीं चली है, उस पीरियड का उनको टैक्स नहीं पटाना है। अब आगे अगर वो बसें चलाएंगे तो उसका टैक्स पटाना पड़ेगा। एक सहूलियत और दी गई है सरकार की ओर से। अगर बस संचालक जिन बसों को निष्क्रिय रखेंगे, मतलब क्योंकि कोरोना संकट के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्री जितना मिलना चाहिए बस संचालकों को वो नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि अगर वो क्रमवार बसों को सड़क पर उतारेंगे तो उन्हीं बसों का उनको टैक्स पटाना पड़ेगा। जिन बसों को निष्क्रिय रखेंगे उसका टैक्स अगले 2 माह तक चाहे तो वो नहीं पटाएंगे। तो ये छूट उनको मिली है, जिससे थोड़ी सी राहत जरूर बस संचालकों को मिलेगी। अब उसको देखना होगा कि बस संचालक इस फैसले के बाद आगे क्या करते हैं। बसों को कल से सड़कों पर उतारने के लिए राजी होते हैं या फिर अभी और अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा बस संचालकों की जो मांग थी पिछले लंबे वक्त से, भूपेश सरकार का बड़ा फैसला है। अब इनको छूट दी गई है कर चुकाने को लेकर। यात्री बस संचालकों को बड़ी राहत दी गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बस संचालक बसों को सड़कों पर अब दौड़ाते हैं या नहीं। और रायपुर से खबर है, राजधानी में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। रायपुर में एक साथ 49 नए मरीज मिले हैं। देखिए, किर्गिस्तान, रूस से आए 36 और छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स के स्टाफ और परिजनों को भी कोरोना हुआ है और आज अब तक 53 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार से एक मरीज सामने आया। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2814 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 651 है। बाकी कई लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, एम्स के स्टाफ को भी देखिए जो है और जो परिजन है उनको भी कोरोना हुआ है और आज अब तक 53 नए मामले फिर से सामने आए हैं। जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो मामले किर्गिस्तान, रूस से आए 36 और छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स के स्टाफ और उनके परिजनों को भी कोरोना हुआ और अब तक 53 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार से एक मरीज। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2814 और एक्टिव मरीजों की संख्या 651 है। तो मुरैना में आज 73 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 6 मरीज डिस्चार्ज हुए और 1 मरीज की मौत हो गई है। देखिए, काफी दुखद है। 1 मरीज की कोरोना के चलते मौत की भी खबर है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर जो है वो 5 हो गई है और जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 479 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 302 है। पिछले 8 दिन में निकले 286 पॉजिटिव मरीज। तो यानी कि एक सप्ताह के भीतर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जब पहले जब आंकड़े सामने आ रहे थे अन्य राज्यों के, तो छत्तीसगढ़ का जो नंबर था वो काफी पीछे था, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर ये मामले 2000 और 2500 के भी पार अब पहुंच चुके हैं। हालांकि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो काफी कम है। मुरैना में 73 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इस तरीके से 6 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 1 मरीज की मौत हो गई है। बड़ी खबर है रायपुर से।
तो भिंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से मिले हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 244 हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर 106 हुई है और स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 138 पहुंच गया। यानी कि 138 लोग यहां पर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। जो 106 मामले हैं वो एक्टिव केस है जिनका इलाज किया जा रहा है। और ऐसी भी जानकारी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कि यहां पर जो मरीज हैं वो बहुत तेजी से रिकवर होकर अपने घर को भी जा रहे हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या 244 हुई, एक्टिव मरीज 106 हैं, स्वस्थ मरीज 138 जो कि अपने घर पहुंच चुके हैं। और एक अहम खबर भोपाल से, जहां कल नहीं होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। जो तमाम अटकलें थी उन तमाम अटकलों पर सीएम ने विराम लगा दिया है। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा। तो सुना आपने, उन्होंने क्लियर किया कि कल नहीं होगा और ये भी पूछा गया कि कब होगा तो उनको बोला है कि आगे पता चलेगा। भोपाल से खबर है, बीजेपी दफ्तर में नेताओं के बीच चर्चा हुई। बीडी शर्मा और सुहास भगत से भूपेंद्र सिंह ने चर्चा की और मंत्रिमंडल में वरिष्ठों को दरकिनार करने पर बोले भूपेंद्र। कैबिनेट में सीनियर विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश चल रही है, पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया है, जहां बीडी शर्मा और सुहास भगत से भूपेंद्र सिंह ने चर्चा की है। और इस चर्चा के दौरान जो वरिष्ठ हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनको सबको अपना सम्मान भी देना है, क्योंकि सम्मान की खातिर ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो उनका सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान में को ध्यान में रखना है। और इसके चलते तमाम संतुलन बना के पूरे सामंजस्य के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद है। तो वहीं इसी बीच ये बड़ा बयान भूपेंद्र सिंह का। महामंथन की आवश्यकता नहीं है, पार्टी के वरिष्ठ नेता सब बैठ के तय कर रहे हैं और जल्दी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। जैसा हम सब जानते हैं कि एक सीमित संख्या होती है और उस संख्या में जितना भी हमारे प्रमुख लोग आ सकते हैं उनका प्रयास सरकार पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति के बारे में निर्णय पार्टी करती, व्यक्ति नहीं करता। और इसलिए हम लोग पिछले 30 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और जब तक जीवन है तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में काम करना कोई अकेले दल के लिए काम हम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसके माध्यम से हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत दल के कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला है और जब तक मेरा जीवन है तब तक पार्टी का काम करूं। तो वही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल आएंगी भोपाल। दोपहर 3:30 बजे भोपाल आने की खबर है। प्रभारी राज्यपाल के तौर पर वे शपथ लेंगी। अब चूंकि राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत काफी खराब है, हालत नाजुक है, उनका लगातार अस्पताल में इलाज जारी है, जैसा कि आपको हर बार अपडेट हम दे रहे हैं। और उसके बाद चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस वजह से प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल कल शपथ लेंगी और कल वो भोपाल पहुंचेंगे। और इस दौरान आपको बता दें, जैसे पहले भी वो राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं, तो बहुत वो तौर तरीकों से वाकिफ हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से भी वाकिफ हैं। और इसके चलते अब वो प्रभारी राज्यपाल के तौर पर कल शपथ लेंगी। 3:30 बजे तकरीबन वो भोपाल पहुंचेंगी, ऐसी खबर मिल रही है।
तो कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सिंधिया गुट के नेता और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पत्नी के साथ सीहोर के प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश में फैली महामारी को खत्म करने की उन्होंने विघ्नहर्ता से प्रार्थना की है। कोई भी अच्छा काम करो, आस्था का काम करो, विश्वास का काम करो, सबसे पहले गणपति भगवान के चरणों में हमें आना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। तो इधर प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, बीजेपी में उथल पुथल चल रही है, वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इंदल सिंह कसाना ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि जो जैसे चरित्र का होता है उसे वैसा ही सब नजर आता है। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, खरीदी हुई सरकार, और खरीदी हुई सरकार ज्यादा दिन तक चलती। जनता स्टोव में है कि कब जनता का मौका पड़े उनको धारा चाहिए। विधानसभा सत्र में भी कुछ लोग आप लोग के साथ दिखाई देंगे। क्या कह रहा हूँ ना कि ये आने वाला जो समय है, भाई कांग्रेस वाले तो 121 थे तो हम बाहर हो गए, इनके पास तो है ही नहीं ना संख्या। अभी आज की तारीख में तो 107 ही है। कांग्रेस पार्टी खुद इसमें डूबी हुई है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको मालूम ही है, सारा देश और प्रदेश जानता है कि चोर का या लूट जैसा क्षेत्र उनके यहाँ इस प्रकार का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है कि ऐसा वो है। ये क्षेत्र, ये क्राइटेरिया तो कांग्रेस का होगा। भारतीय तो वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने जबलपुर में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो अटकलें चल रही हैं वो बीजेपी का पॉलिटिकल ड्रामा भर है। घनघोरिया ने कहा कि ये शायद पहला मौका है जब अल्प मंत्रिमंडल के साथ देश में कोई सरकार 100 दिनों से चल रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि 100 दिन तक एक अल्प मंत्रिमंडल हो 5 मंत्रियों का। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ। ये इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो है, जो बहुत सरगर्मी से और बहुत ज़्यादा बात सामने खुल के आ रही है। वो साफ तौर पे कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके जो अटकलें लगाई जा रही हैं, हम लोग तो पहले भी कहते थे कि ये लूटी छीनी हुई सरकार। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित दूसरे कांग्रेस नेताओं के फोन टैपिंग और जासूसी कराने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके आसपास काम करने वाले लोगों का फोन टैप हो रहा है। वहीं कांग्रेस के जासूसी वाले आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो काम करती आ रही है उसी को लेकर आरोप लगा रही है। ये सरकार आते से ही जासूसी करने लगी। नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, उनके आसपास के जितने भी काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या उनके सहयोगी जितने भी सीएम के, उन पर उनके फोन को सर्च पे रखा जा रहा है, फोन टेपिंग हो रही है। मेरा आरोप है, और खासकर उन अधिकारियों से, 3 महीने की सरकार, अगर इस तरह की हरकत अधिकारी बाहर होकर करने लगे, जासूसी करने लगे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, और ये काला दिवस नहीं है तो क्या है। आपने एक कहावत सुनी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो जो जिंदगी भर यही काम करते रहे जो लोग, उनको यही सब दिखेगा, जासूसी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अटैची, पैसा। इसके अलावा इनको दिखता क्या है? इनके सर्वे सर्वा मालिक हुजूर चीन के दूतावास में क्या करने गए थे? 3 दिन तक किसी को नहीं बताया गया कि हम ये मान लें कि जासूसी करने गए थे। क्या हम ये मान लें आज देश में जो संकट है वो उसी कारण से है?
इधर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर जश्न को लेकर भी तंज किया। जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया बंद कर्ज माफी को लेकर कब सड़क पर उतरेंगे। पिछले 3 महीने से न अतिथि विद्वान का कुछ हुआ है, न अतिथि शिक्षक का कुछ हुआ है, और 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी योजना कांग्रेस पार्टी की थी, उसी का मैंडेट मिला, उसी की सरकार बनी। एक सरकार पीछे के रास्ते से आई, उसने योजना बंद कर दी, तो वो नेताजी चेक देते हैं, पर किसी प्रकार का किसानों के हित और उनका 2 लाख का कर्जा लगातार रेगुलर ये सरकार जारी करे, इसके लिए कोई वक्तव्य नहीं देते। विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों का गिराना, ये परंपरा कभी मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर राजनीति में नहीं रही। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी राजनीति में कभी परंपरा ये नहीं रही। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था और 100 दिन में मध्य प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। इन 100 दिन में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, 14,000 के ऊपर तो प्लस हो गए हैं, 500 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। मैं इसकी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।